अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो कि हमने स्टार्ट किया था। ये एक चैप्टर है मैटर के बारे में। इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल। इस पर हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे। और इसके अलावा इस चैप्टर की बेसिक्स पे, यानी इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं बायोंसी। बायोंसी क्या है? बायोंट फोर्सेस को समझने से पहले आप ये बायोंसी को समझने की कोशिश कीजिए। बायोंसी क्या है? बायोंसी एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। ये सिर्फ लिक्विड्स में होती है, ना सॉलिड्स में होती है, ना गैसेस में होती है। लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है जब भी उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है। जैसे कि मैंने आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल स्टडी किया था या करवाया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाएगी तो उस पर एक इक्वल फोर्स अप्लाई होती है, इक्वल ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वो फोर्स अपथ्रस्ट कहलाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि उस अपथ्रस्ट को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम बायोंट फोर्सेस भी कह सकते हैं। अब ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि ये इसकी खासियत है कि वो क्या करता है, किसी भी बॉडी को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो वो उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो वो ये जो प्रॉपर्टी है ये बायोंसी कहलाएगी। और ये जो फोर्सेस हैं जो कि बॉडी को अपवर्ड पुश करेंगी या उस पर अपवर्ड अप्लाई होंगी, ये कहलाती हैं बायोंट फोर्सेस। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके अलावा यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मौजूद है। तो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहली पिक्चर जो है इसमें आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने एक बॉल मौजूद है। इस बॉल को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जा रही। तो आपको एक रेजिस्टिव फोर्स फील होती है। जैसे कि अगर आप खुद इसको ट्राई करें तो फुटबॉल को या कोई भी बॉल हो जो अंदर से होलो हो, यानी अंदर से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर गैस के अलावा कोई चीज़ मौजूद ना हो, तो आप उसको अगर पानी में पुश करें, पानी में डालें, तो आपको फील होगा कि अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है वाटर से। तो वो जो वाटर से अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड बायोंट फोर्स, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कह रहे थे। और जो डाउनवर्ड बॉडी को पुल कर रहा होगा वो होगा उसका वेट। इससे हमें मालूम होता है, इस फिगर से ही आप देख सकते हैं, इससे हमें मालूम होता है कि लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द बायोंट फोर्स। और ये प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने कहा ये बायोंसी कहलाती है। इसके अलावा अब जितनी ज़्यादा बायोंट फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर दूसरी फिगर जो है इसमें आप देख सकते हैं बॉडी का कम वॉल्यूम पानी के अंदर था, तो जिसकी वजह से उस पर बायोंट फोर्स भी कम अप्लाई हो रही थी। जैसे जैसे हमने उसको मज़ीद ऊपर से फोर्स दी, पहले इसके कम फोर्स थी तो उस पर बायोंट फोर्सेस भी कम महसूस हो रही थी क्योंकि उसका कम वॉल्यूम पानी के अंदर था। लेकिन जब हमने उस पर फोर्स इंक्रीज़ की तो फोर्स इंक्रीज़ करने की वजह से जब उसका ज़्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर गया तो हमें बायोंट फोर्सेस भी ज़्यादा अप्लाई होती हुई महसूस हुई। इसका मतलब जितना ज़्यादा बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उतनी ज़्यादा उस पर बायोंट फोर्सेस होंगी। जितना कम वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उतनी ही कम उस पर बायोंट फोर्सेस होंगी। तो ये हमारे पास एक तरह से बायोंसी और वॉल्यूम का रिलेशन था और बायोंसी और वेट का भी रिलेशन था। ठीक है। अब इसके बाद अब आगे जो हम इसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अभी हमने बायोंसी के बारे में डिस्कस किया। बायोंसी के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड। जब भी कोई बॉडी पानी में फ्लोट करेगी, यानी कि वो पानी में तैर रही होगी, तो उस वक्त क्या होगा, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स एमर्ज्ड पार्ट। अब वो हिस्सा जो पानी के अंदर मौजूद है उस बॉडी का, जिसे हमने पानी के अंदर डिप किया था, उसका जो वेट होगा पानी के अंदर डिप करने की वजह से वो इक्वल होगा उसके टोटल वेट के। यानी कि जो आप ये भी कह सकते हैं कि जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही उस पानी का वेट होगा जो कि डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो ये हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये जैसे हमने आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल में भी हमने बात की थी कि वहाँ पर आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल में जब बॉडी पानी में इमर्ज की जा रही थी तो उस वक्त हम कह रहे थे कि जो पानी डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होगा वो बॉडी के टोटल वेट के बराबर हो सकता है।
ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहलाता है। अब इसके लिहाज से यहाँ पर आप बाय फिगर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिहाज से एक फिगर मौजूद है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट डाउनवर्ड है और इसकी बायोंट फोर्सेस अपवर्ड अप्लाई हो रही हैं। अब अगर ये जो बायोंट फोर्सेस हैं, ये बायोंट फोर्सेस अगर बराबर हैं वेट के, जो बायोंट फोर्स अप्लाई हो रही है, जो मैक्सिमम बायोंट फोर्स अप्लाई होनी चाहिए उसके निस्बत में जितनी भी बायोंट फोर्सेस थी, आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम बायोंट फोर्सेस अगर वेट के बराबर हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड बिकम स्टेशनरी। यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक तरह से स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा, या तो पानी के अंदर बिल्कुल रुका हुआ होगा, ठहरा हुआ होगा, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो पानी में फ्लोट कर रहा होगा। फ्लोट कर रहा होगा यानी कि पानी में तैर रहा होगा, और वो इस तरह तैर रहा होगा कि अगर बायोंट फोर्सेस वेट के बराबर हो जाती हैं तो उस वक्त वो इस तरह तैरेगा कि उसका जो टॉप पार्ट है, उसकी जो अपर पोजीशन है, वो पानी के बिल्कुल अपर पोजीशन से लाई करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाटर है, अब ये बॉडी के अंदर ये वाटर में ये बॉडी लाई कर रही है। अब ये वाला बॉडी का जो अपर पार्ट है ये वाटर की अपर पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है। ये कंडीशन होगी जब बॉडी की बायोंट फोर्सेस उसके वेट के बराबर होंगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव करेगी, ना तो वो नीचे होगी ना ही वो पानी से बाहर आ सकेगी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं कि अगर बायोंट फोर्सेस हमारे पास एक तरह से ग्रेटर देन हो वेट से, तो अगर बायोंट फोर्सेस ग्रेटर देन वेट हो तो वहाँ पर ये होता है कि बॉडी पानी के ऊपर लाई करती है। यानी कि ये अगर आपके पास वाटर है तो बॉडी यहाँ पर कुछ इस तरह से वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, यानी कि अगर बायोंट फोर्सेस बॉडी के वेट से उससे ज़्यादा हो जाती है तो बायोंट फोर्सेस के ज़्यादा होने की वजह से इसका मतलब कि अब वो ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर रही है अपवर्ड, और जो बॉडी का वेट था वो लेस था। तो बॉडी का वेट क्योंकि लेस था तो इस वजह से ग्रेटर फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है। दैट इज़ बाय द बॉडी विल फ्लोट ऑन द लिक्विड। हम कह सकते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरेगी। जैसे आप शिप कंसीडर करते हैं तो शिप के लिए हम कह सकते हैं कि जो बायोंट फोर्सेस होती हैं वो ग्रेटर देन वेट होती हैं, क्योंकि आपने भी नोट किया होगा कि जब शिप की बात करते हैं तो वहाँ पर वो उसका जो उस पर जो बायोंट फोर्सेस होती हैं, क्योंकि उसका अगर आप वैसे देखें तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बायोंट फोर्सेस वो वेट कम बन रहा होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम बायोंट फोर्सेस होती हैं जो कि बॉडी को फ्लोट करवा रही होती हैं ऑन द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर। ठीक है, ये इन द लिक्विड है, ये ऑन द लिक्विड है। लास्ट कंडीशन आपके पास है कि अगर बायोंट फोर्सेस कम होती हैं वेट से, तो अगर बायोंट फोर्सेस वेट से कम होंगी तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि या तो बॉडी पार्शियली सिंक करेगी, यानी आधी पानी के अंदर होगी और आधी पानी के बाहर होगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकता है कि या तो बॉडी बिल्कुल पानी के अंदर जा रही होगी। ठीक है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। जैसे कि अगर आप सिंध बुक में देखें, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक है वहाँ पर आप चेक करें तो वहाँ पर ये डिक्रीज़ कर करके दिखा रहे हैं। यानी कि अगर हम बायोंट फोर्सेस को हाफ कर देते हैं तो बॉडी हाफ पानी के ऊपर होगी और हाफ पानी के अंदर, यानी वो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि आधी पानी के अंदर और आधी पानी के बाहर। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब बायोंट फोर्सेस हाफ हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी। इसी तरह अगर बायोंट फोर्सेस को हम मज़ीद डिक्रीज़ करते जाएंगे तो डिक्रीज़ करने की वजह से जब बायोंट फोर्सेस डिक्रीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बॉडी का कम से कम वॉल्यूम है पानी के अंदर मौजूद होगा। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बात की थी तो मैंने ये कहा था कि जितना ज़्यादा बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उतनी ज़्यादा उस पर बायोंट फोर्सेस होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मैंने लास्ट कंडीशन बताई कि जब बायोंट फोर्सेस बहुत कम हो जाएंगी, ना होने के बराबर, तो उस वक्त क्या होगा, इसका मतलब है बॉडी का कोई भी हिस्सा पानी के अंदर मौजूद नहीं होगा बल्कि उसका मैक्सिमम पार्ट पानी के ऊपर फ्लो करेगा।
तो मैक्सिमम यानी उसका कोई वॉल्यूम, आप ये भी कह सकते हैं कि बायोन फोर्सेस जब नेग्लिजिबल होंगी तो बॉडी का कोई हिस्सा पानी के अंदर लाई नहीं करेगा, बल्कि वो मैक्सिमम पार्ट उसका पानी से बाहर होगा। उसी तरह अगर बायोन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो बॉडी ज़्यादातर क्या होगी, बॉडी पर ज़्यादातर अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगी और कोशिश होगी कि उसका मैक्सिमम पार्ट, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम पानी के अंदर लाई करे। जैसे कि मैंने बॉल के लिए एग्जांपल दी थी कुछ देर पहले, मैंने कहा था कि अगर बॉल का मैक्सिमम पार्ट वाटर के अंदर है तो इसका मतलब उसमें मैक्सिमम बायोन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अगर उसका मिनिमम पार्ट वाटर के अंदर है तो मतलब उसके ऊपर मिनिमम बायोन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। इसी तरह फिर मैंने कहा अगर वेट और बायोन फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तो जब बराबर हो जाएंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में लाई करेगी, यानी कि ना तो वो पानी के ऊपर होगी ना वो पानी के अंदर डूब जाएगी, बल्कि वो बीच में लाई करेगी इस पोजीशन के लिहाज से। तो मैंने यहाँ पे बायोन फोर्सेस, वेट और वॉल्यूम का रिलेशन बताया। पहले मैंने वेट का रिलेशन बताया कि अगर वेट बराबर है, अगर यहाँ पर क्या है बायोन फोर्सेस, वेट और बायोन फोर्सेस बराबर है, और यहाँ पर क्या है बायोन्सी वेट से ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है बायोन्सी वेट से कम है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से इसको डिस्कस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब इसके बाद अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमने एक शिप की एग्जांपल ली हुई है, जैसे कि अभी मैंने बात की थी शिप की यहाँ पर, तो इसी लिहाज से हमने यहाँ पे शिप की एग्जांपल ली हुई है। तो आप देख सकते हैं शिप के लिए अगर हम बात करें तो शिप की डेंसिटी, शिप की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। शिप को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम का रेशो है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू इसके मास के। तो जब वॉल्यूम इसके मास से ज़्यादा रखा जाता है तो ऑब्वियसली डेंसिटी की वैल्यू कम आएगी। तो जब डेंसिटी की वैल्यू कम आएगी तो वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम होती है। जब वो वाटर की डेंसिटी से भी कम होती है तो फिर होता क्या है, होता ये है कि आप देख सकते हैं शिप का कुछ हिस्सा या कुछ वॉल्यूम उसका वाटर में लाई कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर अपवर्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही है जो कि शिप को डूबने नहीं देती। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पर अगर हम सपोज कर रहे हैं कि इसका मास 1000 kg था, तो जितना भी इसका मास था वो इक्वल होगा जितना पानी का मास होगा जो कि बाहर आ रहा है या जो डिस्प्लेस हो रहा है अपवर्ड शिप के अंदर जाने की वजह से। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन हुआ है जितना बॉडी के अंदर उसका हिस्सा है उतना ही वेट पानी का ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो चुका है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपने खुद नोट किया होगा एक हैवी वेट वाली बॉडी या जो जैसे शिप कह लें वो पानी में फ्लोट कर रही होती है, जबकि एक निडल, स्मॉल निडल पानी के अंदर डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, या आपने सबमरीन्स देखी होंगी तो सबमरीन्स में क्या फिनोमिना फॉलो हो रहा होता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द निडल एंड दैट इज़ कॉल्ड द नेल, और उसके अलावा शिप के बारे में। अब हम बात करेंगे शिप और नेल के बारे में कि अगर आपने नोट किया, जैसे कि मैंने कहा कि शिप अगर आप देखें तो वो क्या करता है, वो इतनी हैवी वेट के बावजूद भी वो वाटर पर लाई कर रहा होता है, और जो नेल होती है या जो नीडल होती है वो वाटर के अंदर डूब जाती है, सिंक कर जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, बाय फिगर भी आप देख सकते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है, यहाँ पे फिगर में पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आप शिप की बात करें तो शिप के लिए जैसा कि मैंने कहा कि जो वाटर डिस्प्लेस होता है वो या तो आप कह सकते हैं कि जो शिप सिंक कर, जो उसका अपना वेट होता है शिप का, यानी जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है और जो शिप का अपना वेट है, ये दोनों बराबर होते हैं। या तो अगर डिस्प्लेस वाटर शिप के वेट से ज़्यादा हो तो वहाँ पर शिप क्या करता है, फ्लोट करता है, यानी वो वाटर के ऊपर तैर रहा होता है। यही वजह है जिसकी वजह से आपने भी नोट किया होगा बोट या शिप्स में एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला जाता, यानी जो कैपेसिटी है उतनी ही रखी जाती है, क्योंकि अगर ये कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, अगर हम उसी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर लोड डालें तो होगा क्या, अब उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि मास बढ़ चुका है। तो हो सकता है कि अब उसका वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू मास इतना ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और वो डेंसिटी हो सकता है कि वो इतनी हो जाए कि वो वाटर की डेंसिटी के बराबर या वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से वो क्या करता है, डूब जाता है।
तो आपने देखा होगा जो रैक शिप्स होते हैं यानी जो बिल्कुल टूट जाते हैं या जिनमें होल हो जाता है, तो जब उनके अंदर पानी फिल होता है, पानी फिल होने की वजह से क्योंकि उसका वज़न बढ़ रहा होता है, तो वज़न बढ़ने की वजह से वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो ये पूरे मैकेनिज़्म पे काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि अगर उसका जितना उसने पानी में एक जगह घेरी है और वो उस पानी में जगह घेरने की वजह से यानी उस पानी में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से उसने जो पानी बाहर निकाला है, अगर वो उसका जो वेट है वो शिप के वेट से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो पानी में शिप क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब निडल की अगर बात करें तो निडल का जो अपना वेट होता है वो ज़्यादा होता है। जब उसका अपना वेट ज़्यादा है तो उसमें जो पानी वो डिस्प्लेस करता है वो निडल वो बहुत कम करता है, निडल या कोई भी नेल। तो जब वो पानी बहुत कम डिस्प्लेस करता है तो वहाँ पर उसके कम डिस्प्लेस करने की वजह से उसका वेट से वो कॉप अप नहीं कर पाता और उसका वेट अब भी ज़्यादा है स्टिल, जिसकी वजह से वो अपने वेट की वजह से डूब जाती है, क्योंकि उसे वेट डाउनवर्ड खींच रहा होता है और बॉडी पर ज़्यादा वेट अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से वेटलेसनेस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो अंदर आयरन निडल डूब जाती है। तो अगर इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाना है, एक तो ये चीज़ कि हमें उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बैलून की अगर हम बात करें, उसको अगर हम वाटर पर रखें और वाटर पर उसे फ्लो करवाएं तो वो पानी के अंदर नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके मास के। इसी तरह अगर हम बात करें कोई भी एम्प्टी बॉटल, कोई भी एम्प्टी बॉल यानी होलो बॉल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वॉल्यूम उसके मास से ज़्यादा हो, तो वो कभी भी पानी में नहीं डूबेगी। और अगर ऐसी के निस्बत कोई लाइटर चीज़ हो जिसका वॉल्यूम कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है, तो वो चीज़ क्या करेगी, पानी में डूब जाएगी। इसी तरह यही फिनोमेना सबमरीन्स में भी फॉलो हो रहा होता है। सबमरीन्स को आप देख सकते हैं, ये भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन के तहत वर्क कर रही होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं, पहली कंडीशन यहाँ पे मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर एयर मौजूद है इस सबमरीन में। फर्स्ट कंडीशन में एयर मौजूद है ज़्यादा, इसके जो बॉलेस्ट टैंक है यानी इसका जो साइड्स पे ये इसका स्पेस है, इस स्पेस में एयर ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है। तो जब एयर ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है तो जिसकी वजह से ये क्या करेगी, ये वाटर पर फ्लोट करेगी। अब जब ये वाटर पर फ्लोट कर रही है, अब जब हमें इसे पानी के अंदर लेके जाना है, आपको अच्छे से मालूम है सबमरीन्स पानी के अंदर भी जाती हैं, यानी पानी के अंदर बिल्कुल उसके ग्राउंड पर भी, उसकी सरफेस पर भी लाई करती हैं, और बाकी ये पानी के ऊपर तैरती भी हैं, यानी डूब भी जाती हैं और तैरती भी हैं। तो इस पर क्या किया जा रहा होता है, इस पर ये किया जा रहा होता है कि हम जब हमें उसको फ्लोट करवाना होता है तो फ्लोट करवाने के लिए हम उसमें एयर की क्वान्टिटी ज़्यादा रखते हैं और वाटर की क्वान्टिटी उसमें कम होती है उसके बॉलेस्ट टैंक में, तो जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर तैर रही होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हैं, अब इसके जो वेंट होल्स हैं, इन वेंट होल्स को ओपन कर दिया, तो ओपन करने की वजह से ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर से एयर का निकल रही है बाहर, एयर बाहर निकल रही है और नीचे से वाटर फिल होता जा रहा है। तो वाटर की क्वांटिटी अब बढ़ती जा रही है और एयर की क्वांटिटी कम हो रही है। तो अब क्या हो गया, अब ये जो सबमरीन थी ये हैवियर हो गई। जब ये हैवियर हो गई यानी इसका मास बढ़ गया, जैसे कि मैंने अभी शिप के लिए बात की थी, तो अगर इसका मास बढ़ गया, अब ये क्या होगा, अब ये वाटर के अंदर डूब जाएगी। तो वाटर के अंदर डूब गई, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में ये नहीं डूब रही थी क्योंकि एयर की क्वांटिटी इसमें फिल थी, इस वजह से इसको लाइटर बना रही थी। अब जब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे वाटर के ऊपर लेकर आना होगा। तो वाटर के ऊपर अब ये कैसे आएगी, वाटर के ऊपर लाने के लिए अब इसमें से ये जो इसके कंप्रेस्ड एयर इसमें से एक तरह से पास की जाएगी दोबारा से। तो आप देख सकते हैं थर्ड फिगर में उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे वाइट एरोस शो हो रहे हैं। तो ये वाइट एरोस क्या शो कर रहे हैं कि अब इसमें टॉप से एयर एंटर हो रही है। जब एयर एंटर हो रही है तो वो एयर अब इस बॉलेस्ट टैंक में आएगी, तो वो वाटर की क्वांटिटी के लिए इसके नीचे वाले वेंट होल्स भी खोल दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर कम होना शुरू हो जाएगा और फिर से एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये वाटर को पुश करेगी डाउनवर्ड ताकि वो खाली हो जाए, यानी उसकी जो मिकदार थी वो कम हो जाए। तो जब वाटर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा और एयर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सबमरीन पानी के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये फिनोमेना होता है जिसकी वजह से सबमरीन कभी पानी के अंदर जाती है, कभी पानी के ऊपर आती है, कभी पानी में ही फ्लोट कर रही होती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने एक और बात की थी, ये तो हो गया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का भी क्रेडिट पूरा जाता है
आर्किमेडीज प्रिंसिपल को, या सॉरी आर्किमेडीज को। आर्किमेडीज ने, जैसे मैंने बताया था कि इसने स्टेटमेंट दी थी लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड, कि इसने कहा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज किया जाता है तो उसकी वजह से वो जो बॉडी है वो पानी में इमर्ज होने की वजह से उस पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है जो कि वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर के इक्वल होती है। ये मैंने इससे लास्ट वीडियो में इसकी पूरी वेरिफिकेशन स्टडी करवाई थी। इसके बाद अब इसके पीछे ये जो इसने पूरी स्टडी की, ये जिसने आर्किमेडीज प्रिंसिपल दिया, जिसकी वजह से हमने पूरा बायोन्सी का कॉन्सेप्ट और पूरा यानी लॉ ऑफ फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? आर्किमेडीज यानी इसके जब टाइम पीरियड की हम बात करें तो उस वक्त एक किंग होता था, दैट वाज नोन एज हायरो। उसका नाम हायरो था। तो हायरो वाज द किंग और ये साइरकॉस पे ये क्या करता था? हुकूमत करता था। दैट वाज बिलोंग टू साइरकॉस। तो साइरकॉस से ये बिलोंग करता था। अब साइरकॉस में इसने क्या हुआ, इसने एक अपना क्रोन बनवाया, अपना एक ताज बनवाया गोल्ड का। तो बिल्कुल प्योर गोल्ड इसने दिया उस एक ब्लैक स्मिथ को, यानी एक सुनार को, और उसको कहा कि इससे एक क्रोन बनाए। तो वो जो गोल्ड इसने दिया वो बिल्कुल प्योर गोल्ड था और उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी इसने किसको दी? ब्लैक स्मिथ को। अब ब्लैक स्मिथ को वो क्वांटिटी देने के बाद इसने उससे क्रोन बनाने के लिए कहा, तो उसने वो क्रोन बनाया। लेकिन जब वो क्रोन किंग को रिसीव हुआ, इसने वो क्रोन किंग को दिया, तो किंग ने जब उस क्रोन को देखा तो उसको वो वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसको एक डाउट हुआ कि हो सकता है इसका जो वेट है, या लेट सपोज अगर हम कहें इसमें जो प्योर गोल्ड की क्वांटिटी है इसमें एक तरह से मिलावट हुई है, यानी इसमें इसने कुछ अमाउंट किसी और मटेरियल की भी इस्तेमाल की है। इसने जो दिया था वो प्योर गोल्ड दिया था, लेकिन इसको जो रिसीव हुआ, हायरो को क्रोन रिसीव हुआ, वो प्योर गोल्ड नहीं है। That is not made from the pure gold. It means that some other elements or some other quantity or some other substances are merged with chrome. तो ये चीज़ जब इसने नोट की तो इसको डाउट हुआ, तो इसने उस वक्त के मैथमेटिशियन और फिजिशियन जो कि आर्किमेडीज थे उनको बुलवाया और उनसे कहा कि मुझे डाउट है कि ये क्रोन प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि इसको आप इस तरह से चेक करें, कुछ ऐसा करें कि इसको बग़ैर तोड़े हमें ये मालूम हो जाए, बग़ैर इसको ब्रेक किए ये मालूम हो जाए कि ये जो क्रोन है ये प्योर गोल्ड है या नहीं। तो आर्किमेडीज को एक सर्टेन टाइम दिया बादशाह ने, और उसके बाद उसने कहा कि आप इस पर टेस्ट करें। अब आर्किमेडीज ने काफ़ी सोचने की कोशिश की कि कैसे इसको बग़ैर तोड़े ये मालूम किया जाए कि इसमें ये प्योर गोल्ड नहीं है बल्कि इसमें कोई और मेटल भी मिला हुआ है। तो उसके बाद अब जब लास्ट में, क्योंकि उस वक्त बहुत सख्त दौर होता था, तो आर्किमेडीज वॉज वेरी स्केयर्ड दैट इफ़ ही वॉन्ट डिस्कवर दैट द क्रोन इज़ मेड फ्रॉम द गोल्ड और नॉट, ही मे बी किल्ड बाय द किंग। तो इस वजह से वहाँ पर फिर इसने क्या किया, जब ये व्हेन ही सडनली वेंट टू टेक द बाथ, अब जब वो नहाने के लिए गया तो नहाने के लिए जब वो बाथ टब में बैठा और उसके बाद उसे एक जैसे ही वो बाथ टब में बैठा तो उसको एक आइडिया क्लिक हुआ और उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से भागकर किंग के पास आया और किंग के पास आते ही उसने किंग को ये कहा कि यूरेका यूरेका आई हैव फाउंड। तो ये यूरेका मीन्स इन दैट लैंग्वेज जो उस वक्त लैंग्वेज फॉलो होती थी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूरेका मीन्स आई फाउंड। तो उसने कहा कि मैंने डिस्कवर कर लिया कि किस तरह से हम क्रोन फाइंड करेंगे कि क्रोन वाकई प्योर गोल्ड है या नहीं। तो उस वक्त फिर जब बादशाह ने उसको कहा कि किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसने क्या किया, उसने प्योर जो गोल्ड था वो लिया और क्रोन लिया। उसने क्रोन को वाटर में डिप किया। जब वाटर में डिप किया तो वाटर का लेवल राइज़ हुआ। तो वो लेवल जब राइज़ हुआ तो उस लेवल को उसने देखा और उसको नोट किया और उसके बाद इसने प्योर गोल्ड को अंदर डाला और प्योर गोल्ड का भी अंदर डालने से वाटर का लेवल राइज़ हुआ। लेकिन वो जो लेवल राइज़ हुआ यानी जो वाटर में इजाफा हुआ ड्यू टू अपथ्रस्ट, वो जो बढ़ा पानी तो वो दोनों का बराबर नहीं था। यानी कि जितना प्योर गोल्ड की वजह से वाटर डिस्प्लेस हुआ अपवर्ड और जितना क्रोन की वजह से वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो जब वो इक्वल नहीं था, इट मीन्स दैट द क्रोन वाज नॉट मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड। बादशाह की जो यानी किंग हायरो का जो डाउट था वो बिल्कुल ठीक था। देन ही कॉल्ड द ब्लैक स्मिथ एंड ही पनिश्ड हिम। तो ये एक स्टोरी है जिसकी वजह से आर्किमेडीज ने ये डिस्कवर किया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो वो उसका लेवल, पानी का लेवल राइज होता है।
तो यहाँ से उसने एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज़ को डिस्कवर किया। यहाँ तक आर्किमिडीज़ की सारी प्रिंसिपल, इसका जो पूरा प्रिंसिपल था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन था, बायोंसी थी, और इसके अलावा जो सबमरीन और हमने शिप वगैरह की एग्जांपल्स पढ़ी वो सब खत्म हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। अब हम अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा और मैटर से रिलेटेड जो ख़ास प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे इलास्टिसिटी या इसके अलावा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो प्रेशर के लिहाज से और जो फोर्सेस के लिहाज से हमने पढ़ा, पास्कल के अकॉर्डिंग इवन जो प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, वो सब मैटर से रिलेटेड था। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर दैट इंडिकेट्स दैट मैटर हैज़ इट्स सेवरल स्टेट्स। सबसे पहली चीज़ जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर कहती है कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, 3 कॉमन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पिक्चर भी आपके सामने बनी हुई है, आप बाय पिक्चर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि सॉलिड्स को अगर आप नोट करें तो सॉलिड्स क्या करते हैं, एक फ़िक्स शेप रखते हैं, यानी उनकी शेप चेंज नहीं हो सकती, और उसी तरह फिक्स वॉल्यूम रखते हैं, यानी उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर ये बोर्ड है और आज ये बोर्ड अगर ये वॉल पर एक स्पेस घेर रहा है, तो ऐसा अगर इसको यहाँ से उतारा जाए और किसी और रूम में लगाया जाए, वहाँ पर भी ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। चाहे आज से 10 साल बाद भी आप इसको उतारें और इसकी पोजीशन चेंज करें, इट विल ऑक्यूपाई द सेम स्पेस। इट मीन्स दैट इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम। तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, आप ये भी कह सकते हैं इसकी शेप फिक्स होती है, ठीक है, अपनी शेप को ये ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा ये हो गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स। इसी तरह लिक्विड्स के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लिक्विड्स, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, लिक्विड्स जो होते हैं वो हमेशा कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके सामने कंटेनर मौजूद है, इस कंटेनर में लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड जो कंटेनर की शेप है वही ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि क्यूबिकल कंटेनर है तो ये भी वाटर भी क्यूबिकल फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह अगर यही वाटर हम बॉटल में फिल करें तो बॉटल की शेप ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह आप जिस चीज़ में भी फिल करना चाह रहे हैं तो वाटर बिल्कुल वही शेप ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती लाइक सॉलिड्स, बल्कि वो कोई भी कंटेनर में जब जाता है तो वो उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स कैसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम हम ऐसे फिक्स कह सकते हैं कि जब भी किसी कंटेनर में जाएगा तो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम वेरिएबल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉटल में पानी डाल रहे हैं 1 लीटर, तो उसके बाद जब आप उसको निकालें और दोबारा आप उसमें डालें बॉटल में, तो तब भी उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम इस लिहाज से फिक्स होता है। हाँ, लेकिन अगर एवोपरेशन वगैरह हो जाए तो वहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, लेकिन वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। इसके बाद गैस के लिए आप देख सकते हैं गैस क्या करेगी, गैस भी एक तरह से शेप ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी, यानी जिस कंटेनर का जिस शेप का कंटेनर है उसी शेप के कंटेनर में गैस मूव करेगी। लाइक अगर बलून की बात करें तो बलून में जिस तरह से एयर ऑक्यूपाई होती है तो वो बिल्कुल बलून की शेप लेती है। सिलेंडर में अगर हम एयर लें, गैस लें, तो वो सिलेंडर की शेप लेती है। यहाँ पर क्यूब बना हुआ है तो ये इस क्यूब की शेप ले रही है। इसी तरह गैस का अगर हम वॉल्यूम चेक करें तो ये कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। अब ये जो 3 डिफरेंट स्टेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्यों होती है, इनमें फ़र्क क्यों आ रहा है कि एक में पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक हैं, एक में लूजली पैक है और एक में गैसियस फॉर्म में यानी बहुत दूर दूर मौजूद हैं। ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, जो क्या करती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और वो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक हों, यानी उनका गैप बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो वहाँ पर वो सॉलिड स्टेट की सूरत में हमें दिखाई देता है। अगर मॉलिक्यूल्स में गैप आ जाए, यानी स्लाइट गैप आ जाए, इतना ज़्यादा ना आए, कुछ गैप आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर उसमें ज़्यादा ही गैप आ जाए, यानी बहुत बढ़ जाए गैप, तो वो हमें गैसियस स्टेट में दिखाई देता है।
तो ये फोर्सेस की वजह से, तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो सॉलिड, वीक फोर्सेस हैं तो लिक्विड, और अगर बहुत ही वीक फोर्सेस हैं तो वो गैस की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने बाय फिगर एक्सप्लेन किया है। अब आप देख सकते हैं इसके मजीद पोस्टुलेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि जो भी मैटर है वो मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है। तो वैसे अगर हम बात करें तो असल में कोई भी मैटर है तो वो कोई भी मैटर में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम कहते हैं कि वो एटम्स पर कंसिस्ट करता है, लेकिन एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डायरेक्ट कहती है कि कोई भी मैटर है तो वो मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी। तो वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी ये 3 फॉर्म्स हैं मोशन की। तो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में मैटर पाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की शेप पर या उस ऑब्जेक्ट की नेचर पर, कि इधर उसके पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन करेंगे, इधर वो रोटेटरी मोशन करेंगे, या तो इधर वो ट्रांसलेशनल करेंगे। ठीक है, तो लेकिन पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे होंगे, बेशक अपने फिक्स एक्सिस पर ही मूव करें। अगर हम सॉलिड्स की भी बात करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स भी जिग-जैग स्लाइटली मूव करते हैं, यानी कि वो वाइब्रेट करते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट से, वो हमें फील नहीं होता लेकिन वो वहाँ पर मोशन हो रही होती है। तो मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं चाहे कोई भी स्टेट हो। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स हमेशा काइनेटिक एनर्जी रखेंगे। जाहिर सी बात है, जब मूवमेंट होगी तो आपने ये पढ़ा है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी एक तरह से गैसेस में ज़्यादा होगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे। इसी तरह लिक्विड्स में उससे कम होगी क्योंकि वो पार्टिकल्स थोड़ा करीब है, और सॉलिड्स में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे कम होती है। जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो गैसेस में और जितना ज़्यादा गैप होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर जैसे आप देख सकते हैं गैसेस में गैप ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स में गैप ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप ना हो, जिसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे लेट सपोज आप कहें कि एक रूम में कुछ लोग मौजूद हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें एक रूम में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं तो वहाँ पर क्या होगा, यानी उससे कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा है, पहले क्या थे कम थे अब थोड़े ज़्यादा हो गए, अब भी वो कुछ हद तक मूव करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब उस रूम की कैपेसिटी से भी ओवर हो गए, लाइक एक रूम में अगर 100 लोग मौजूद हैं या कह रहे 100 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो कि इतना बड़ा रूम नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, उन बच्चों के लिए हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, या वो अपने एक्सेस पर यानी जहाँ वो खड़े हुए हैं वो वहीं पर हिल सकते हैं, वो आगे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर द मैटर। इसके बाद अब मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो कि मैंने अभी बताई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हो सकती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से हम मैटर को 3 हिस्सों में क्लासीफाई कर रहे होते हैं। एक चौथी स्टेट भी होती है दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, एक तो हम प्लाज्मा स्टेट को ऐसे लेते हैं कि वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, यानी मिडल स्टेट होती है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, ये भी कहते हैं। और दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि आयनाइज स्टेट होती है। जब भी हम एटम्स को अनस्टेबल करते हैं तो वहाँ पर उस पर चार्जेस आते हैं, जब चार्जेस आते हैं तो हम उस स्टेट को भी प्लाज्मा स्टेट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जब उस पर चार्ज आ जाए। अब लास्ट बात यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हो, इस बारे में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि जब सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो कोई भी स्टेट है, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
यानी लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स कम मूव करेंगे, हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी। जैसे आप वाटर को कंसीडर करें तो वाटर के पार्टिकल्स इतना मूव नहीं करते, लेकिन जब आप उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है, जब वाटर बॉयल होना शुरू होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से टेम्परेचर मूवमेंट को यानी काइनेटिक एनर्जी को, अगर हम देखें इनडायरेक्टली टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। तो जब टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, इसका मतलब ये है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में गैप क्रिएट होगा। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी वीक फोर्स होगी। तो यहाँ पर ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर इस चैप्टर की थ्योरी भी मुकम्मल हो चुकी है। इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तब भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।